प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मेरा नाम है विनय पांडे। आज हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराएंगे। मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि भारत में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को बहुत टफ मानते हैं, जबकि ये एक हमारी धारणा बन चुकी है। कारण यह है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, ऐसे ही माहौल में क्रिएट होता रहता है। हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं, अपनी लोकल भाषा सीखते हैं, लेकिन हमारे परिवार में अंग्रेजी अक्सर करके नहीं बोली जाती है। किसी किसी ऐसे परिवार में होता है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर व्यक्ति बात करता है तो बच्चे उस चीज को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, अन्यथा नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जीरो से हम स्टार्ट करें उस चीज को। अगर इसी चीज को सपोज करिए कि अगर हमारे माता पिता भी अगर शुरू से अंग्रेजी में बात करते तो आज हम लोगों के लिए अंग्रेजी बहुत इजी होती, और हिंदी की हमें कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस लेनी होती, या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे भोजपुरी हो गई, तमिल हो गई, उर्दू, फारसी, जो भी हमारी गुजराती, मराठी, अन्य भाषाएं जो हैं, ये हमारी लोकल भाषाएं हैं, वो हम सुन करके समझ जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अंग्रेजी हमारे परिवार में नहीं बोली जाती है और बचपन से हम उसको कंठस्थ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमको बहुत टफ लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजी कितना आसान है। हमको लगता है कि आप एक उदाहरण ले लेंगे, अगर कहीं विदेश में जाएंगे या किसी अदर कंट्री या अपने ही प्रदेश में जो वेल एजुकेटेड है, जैसे केरला हुआ, आप वहां जाएंगे तो क्या है, वहां बचपन से बच्चों को अंग्रेजी में ही माता पिता गार्जियन जो भी बात करते हैं, बच्चा ऑटोमेटिक अंग्रेजी सीखना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से मैं आपको एक छोटी सी पहल आपसे करना चाहता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको स्टेप टू स्टेप इंग्लिश से ए से शुरू करेंगे और जेड तक जो भी इंग्लिश में है, आपको इतना मैं टैलेंट कर दूंगा कि आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। चलिए, तो फिलहाल एक छोटा सा परिचय हम शुरू करते हैं आपको कि टेंस क्या होते हैं। जैसे कि मैं पहले लिख चुका हूं टेंस। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल, और उसका एक और हिंदी होता है समय। तो हम सभी जानते हैं समय तीन होते हैं, एक भूतकाल जो बीत गया, एक वर्तमान काल जो चल रहा है, और एक भविष्य काल जो आने वाला है। तो इंग्लिश में अगर हम इसको डिवाइड करें तो पहला जो होता है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारे तीन टेंस होते हैं। अब आप देखिए, इन तीन टेंसों में इनके प्रत्येक के चार भाग हो जाते हैं। अब चार भाग देखिए जैसे क्या क्या हो सकते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट, उसके बाद होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चार इसके भाग हो गए। अब एक चीज देखिए, इंडिफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, जो काम अगर मान लीजिए जारी हो। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है कि ये कार्य पूर्ण भी है और जारी भी है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। आपको जब एक एक टेंस के बारे में आप जानेंगे तो बड़े आराम से आप इस चीजों को समझ पाएंगे। अभी मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे रहा हूं, आज के ही वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट करके दूंगा। देखिए, अब ये मान लीजिए हमारे तीन टेंस हो गए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब आप जानते होंगे वर्तमान काल। प्रेजेंट माने वर्तमान, आप कहीं भी जानते कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट माने वर्तमान। पास्ट माने जो बीत गया है, जैसे मान लीजिए कल आप कहीं गए थे तो आपका बीता हुआ चीज हो गया, तो उसको पास्ट कर लीजिए। पास्ट एक सेकंड की भी होती है।
आप तुरंत जो बोल दिए वो बीत गया, वो पास्ट टेंस हो जाता है। तो भूतकाल जिसको कहते हैं, जो बीत गया उसको पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला, आने वाला आपका 1 मिनट भी आने वाला होता है और 1 दिन भी, 1 साल भी आने वाला होता है, वो फ्यूचर होता है। अब देखिए प्रत्येक के 4 पार्ट बन गए। अब मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट के साथ इन चारों को अगर हम कंबाइन कर दें प्रेजेंट के साथ, तो प्रेजेंट के कितने भेद बन जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट के साथ इनको इंक्लूड करते हैं तो ये 4 हो जाएंगे। तो प्रेजेंट के साथ जब 4 बनते हैं तो पास्ट के साथ भी यही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी यही होंगे, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अर्थात टोटल हमारी टेंस की संख्या तब कितनी हो जाएगी? 1 से जब 4 बन रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएंगे? 12 टेंस। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। बस इन्हीं 12 को आप अध्ययन करना है। ये 12 आप बिल्कुल तरीके से समझ गए तो टोटल ग्रामर पोर्शन इन्हीं 12 टेंसों पे ही आधारित है। और 12 टेंस का मतलब क्या? मेरी एक वीडियो आप 15 से 20 मिनट की वीडियो देखिए, एक टेंस आपको समाप्त हो जाएगा। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी होगी, ऐसी चीज नहीं है, मनुष्य जन्म से कोई सीख के नहीं आता है। उचित माहौल, वो उसके लिए अनुकूलन, ये चीजें मायने रखती हैं। तो आप इसमें बसरते ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो इग्नोर कर दें। अरे आप जीवन लिए हैं, मनुष्य का जीवन है, इस जीवन में नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे आप? और इंग्लिश भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता जा रहा है आप जानते हैं। जीवन को बदलिए, अपने स्तर को बदलिए, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये टेंस के बारे में हमने आपको बताया कि टेंस टोटल 1 2 3, ये 3 टेंस हो गए और प्रत्येक के 1 2 3 4, प्रत्येक के 4 पार्ट हो गए। तो हम प्रत्येक टेंस के साथ जब इन 4 पार्ट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 12 टेंस। और इन्हीं 12 टेंस को आप जब पढ़ लेते हैं तो इन्हीं से आपको पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, ए टू जेड सभी चीजें हैं। इसके अलावा कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, यूज में आते हैं, कैन, कुड, हैज, हैव, इसके अलावा अबाउट टू, यूज्ड टू, हैज टू, हैव टू, ये सभी चीजें तो बहुत छोटी चीज है, उसको मैं करा दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं टेंस से शुरुआत कर रहा हूं ताकि कम से कम दिन में आप जरूर 2 से 50 वाक्य तक लगातार इस टेंसों में आप प्रयोग करते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस हमारा रहेगा। अगर प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करते हैं। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए हमारा पहला टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस, शुरुआती टेंस। अब देखिए कितने इजी इसके पहचान होते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, फिर आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक रफ और पेन, कॉपी पेन लेके जरूर इसको नोट करें। अन्यथा अगर आप वैसे देख रहे हैं तो वीडियो को आप सेव कर लें और उसको जब भी जहां समझ में ना आए इसको रिवाइज कर लें। पहचान क्या होता है? क्रिया के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। मतलब पहचान यह है कि क्रिया के अंत में जब ता है, ती है, ते हैं, ये सभी शब्द आए तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए,
उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं घर जाता हूं। देखिए मैं घर जाता हूं, अब इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या होता है सबसे पहले जानिए। क्रिया वह होता है कि जो हम काम करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं घर जाता हूं, तो कौन से काम करने में आखिर एनर्जी लॉस हो रही? तो जाने से, चल जाएंगे तो चलेंगे, चलेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो इसलिए मैं घर जाता हूं, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? ता हूं आ रहा है। तो मैं क्या बताया हूं यहाँ पे? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है, मतलब ताती के साथ है हूं का हो का बोध जरूर होता है। तो मैं घर जाता हूं, ता हूं आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव। पहले देखिए पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब साधारण वाक्य, जैसे जिसमें नहीं शब्द न आए, प्रश्न न पूछा जाए, तो ऐसे वाक्य पॉजिटिव कहलाते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव। मैं घर जाता हूं, तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे? नियम जानिए इसका। पॉजिटिव बनाने का मैं बता रहा हूं कि निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव, वन बाय वन करके मैं आपको इस टेंस को आज कंप्लीट कर दूंगा। फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आपको अच्छे से जानना है तो वीडियो इसको पूरा जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए स्ट्रक्चर हम एक बना लेते हैं। सब उस तरह से तो कई लोग सब मीनिंग जानेंगे। आई माने मैं, घर का हाउस या होम लिखेंगे, जाने का लिख देंगे गो, और हूं की मीनिंग भी एम लिख देंगे या इज लिख देंगे, तो वो गलत हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऐसा विषय नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। उसके बाद क्या आगे लिखेंगे? तो वर्ब। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। क्रिया, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया की 3 फॉर्म होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? यस या ईएस इसमें जोड़ा जाता है, एक वचन कर्ता के साथ केवल। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे वर्ब हो गया यस या ईएस, उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब प्लस अगर कुछ शब्द बच जाते हैं तो उसे लिखते हैं अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं, तब तो निश्चित रूप से इसको आप कहीं किसी पे नोट बनाइए, अन्यथा जनरली आप इंग्लिश स्पीकिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, रिवाइंड करके जरूर देखिए। जहां समझ में ना आए उसको एक बार दोबारा देखने का जरूर प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट बनाने का। मैं घर जाता हूं, सिंपल वाक्य, इसको मैं कैसे बनाऊंगा? मैं अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, अर्थात जिनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही करता है। तो मैं, इसमें हमारा मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद सीधे क्या हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है? वर्ब लिखना है, क्रिया। तो क्रिया क्या है? यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं? तो जाने का, तो गो का मतलब होता है जाना। उसके बाद बोला हूं यस या ईएस। क्रिया में यस या ईएस हम जोड़ते हैं, लेकिन कब? जब हमारा ये सब्जेक्ट एक वचन हो, कर्ता सिंगुलर नंबर में हो। एक वचन का मतलब, एक वचन कौन कौन से क्रिया हो सकते हैं? जैसे कहने का मतलब ही माने भी हुआ होता है, सी माने भी हुआ होता है। ही माने पुरुष के लिए, वह के लिए होता है। सी महिला स्त्री के लिए, सी के लिए हुआ होता है। इसके अलावा इट, और कोई एक नाम हो। कोई एक नाम का मतलब मान लीजिए जैसे कि हम लिख दिए राम, श्याम, और बहुत सारे जो एक नाम हो, तो उसके साथ क्रिया में ऐसा एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर जब हमारी जो क्रिया सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब प्रोनाउन में अगर देखेंगे तो आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। तो आई, वी, यू, दे, इसके अलावा कोई 2 नाम जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, 2 नाम हो जाए तो उस दशा में क्रिया में ऐसा यस नहीं जोड़ते हैं। तो आई किस में आ रहा है? प्लूरल में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, तो आई के साथ इस क्रिया में ऐसा यस नहीं जोड़ेंगे। बस सीधे अब ऐसा यस कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता द्वारा जिस कार्य की पूर्ति की जाती है उस कार्य का नाम ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आई गो, यहां कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो घर का मतलब हाउस या होम। आई गो, अब लेकिन आप जानिए एक चीज, आने जाने के बीच में कभी भी टू का प्रयोग करते हैं। आई गो टू हाउस,
बस मैं घर जाता हूं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह नियम कहता है कि ता ती ते के साथ है हूं हो का अनुवाद नहीं होता है। तो ये आपका हो गया आई गो टू हाउस, अर्थात मैं घर जाता हूं। अब देखिए एक और वाक्य मैं आपको बता देता हूं कि वह एक पत्र लिखती है। वह एक पत्र लिखती है, वाक्य देखिए ती है आया है ना। तो यही पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया के अंत में ता ती ते के साथ है हूं हो का जब भी बोध हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन अब क्रिया देखें लिखती है, ऐसा मतलब क्या है कि लग रहा है लड़की का बोध है, फेमिनिन जेंडर। तो वह के लिए मतलब पुरुष लिंग के लिए आप जानते हैं ही का प्रयोग करते हैं, और फेमिनिन स्त्री लिंग के लिए सी का प्रयोग। तो यहाँ लड़की का बोध हो रहा है तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद क्रिया लिखेंगे, तो क्रिया क्या है, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, WRITE। अब आप देखिए, अब यहां पे ये बता रहा है, हमारा सब्जेक्ट जो बता रहा है कि क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब, अब देखिए यस कब जोड़ा जाता है और ईएस कब जोड़ा जाता है, जब क्रिया के अंत का आखिरी अक्षर अगर स्वर हो, वावेल, स्वर आप जानते हैं, जैसे हिंदी में अ से अह तक अ आ ई पढ़ते हैं, तो अ से अह तक क्या होता है, स्वर होता है। तो जैसे इसमें भी स्वर हो जो होते हैं 5 होते हैं। 5 स्वर कौन कौन होते हैं, मैं नोट करा दे रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। बाकी अल्फाबेट में आप जानते हैं टोटल 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, तो इसलिए 5 स्वर होते हैं। जब क्रिया का ये आखिरी अक्षर अगर मान लीजिए ये पांचों हैं, तो उसके साथ हम ई एस जोड़ते हैं, और अगर ये पांचों नहीं है तो केवल यस जोड़ते हैं। लेकिन अब ये भी ई के साथ एक कंडीशन होता है, जब ई ऑलरेडी जब लास्ट में अगर जुड़ा हुआ है तो केवल यस ही जोड़ेंगे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी इसमें जैसे राइट है तो इसमें इसकी WRITE, तो इसमें ऑलरेडी ये ई जुड़ा हुआ है तो केवल यस ही जोड़ेंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर गो होता, GO होता, लास्ट अक्षर ओ आता, तो इसका मतलब उसमें ई एस जोड़ते। तो देखिए सी राइट्स, यस जोड़ दिए। उसके बाद से एक पत्र लिखती है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, मल्टी ईआर, सी राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखती है, ये हमारा कंप्लीट हो। अब इसके अलावा एक छोटा सा वाक्य और जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए राम विद्यालय जाता है। अब देखिए यहां क्या है, सब्जेक्ट राम, अब इसका वर्ब क्या है, जाना, तो गो। अब राम क्या है, एक वचन, अभी मैं बताया हूं एक वचन क्या होते हैं, ही सी इट के अलावा अगर कोई एक नाम हो तो एक वचन है, तो राम यहाँ पे एक वचन है। तो गो में क्या करेंगे, GO, ओ क्या है, स्वर है, तो इसके साथ हम केवल ई एस यहां जोड़ेंगे, गोज हो जाएगा ये, क्योंकि इसका आखिरी अक्षर ओ है। अगर जिस क्रिया के अंत में ई पहले से दिया है तो केवल एस ही जोड़ेंगे, लेकिन अगर ओ केवल दिया है, अगर स्वर में है तो ई एस टोटल जोड़ेंगे। तो राम गोज, आने जाने के बीच में टू का प्रयोग होता है, गोज टू स्कूल, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राम गोज टू स्कूल। अब मान लीजिए इसके बाद अदर वर्ड से करने का मतलब यहाँ पे है, अदर वर्ड मान लीजिए साइकिल से है, राम साइकिल से विद्यालय जाता है, तो राम गोज टू स्कूल बाई साइकिल। इसके अलावा मान लीजिए राम पैदल विद्यालय जाता है, तो राम गोज टू स्कूल बाई ऑन फुट। मीनिंग देखिए, मीनिंग एक बार में किसी को याद नहीं होगा, आप समझ रहे हैं कि जब सुनते सुनते आप जरूर इस चीज को आप जान जाएंगे। हमारे गांव में क्या होता है, कई लोग कई शब्दों को अंग्रेजी बोल देते हैं, नियर, नियर शब्द क्या है, इंग्लिश शब्द है, नियर मीन्स होता है पास। इसके अलावा कई हेलो, फोन उठाते हुए हेलो, हेलो भी क्या है, इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसका अर्थ लोग नहीं जान पाते हैं। तो ये तो था आपका कुछ पॉजिटिव के उदाहरण। यहां तक अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, अब अगले चैप्टर, हम इसी में आपको बता रहे हैं निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, अब तक तो आपने समझा कि साधारण वाक्य पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस आप जाने। अब देखिए निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक।
जिस वाक्य में निगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें आए, नहीं शब्द आ जाए, तो ऐसे वाक्य निगेटिव होते हैं। निगेटिव जैसे वाक्य देखिए, जैसे मान लीजिए वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। देखिए ता है, पहचान तो वही सेम रहेगी, ता है, ती है, ते है, आने ही है। निगेटिव मतलब नहीं शब्द आ जाए, तो निगेटिव इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। जैसे पॉजिटिव में आपने देखा कि कर्ता के बाद डायरेक्ट हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन यहां पर निगेटिव बनाने के लिए इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, एस यू बी मैं लिख दिया हूं, जे ई सी टी, सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद लिखते हैं डू या डज। अब भैया डू या डज क्या होते हैं? अगर वही कर्ता अगर बहु एक वचन में है तो डज, बहुवचन में तो डू। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ क्रिया में एस या ईएस लगा रहे थे, तो समझिए एक वचन के साथ डू में ईएस जुड़ जा रहा है, क्योंकि ओ यहाँ पे वावेल है तो ईएस जुड़ जा रहा है। और बहुवचन के साथ जैसे सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते तो वैसे डू यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस डू या डज। उसके बाद नॉट, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, V1 में लिखा हूं, इसका V का मतलब वर्ब, अब एक मतलब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो भी अगर कुछ बच जाए तो फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर होता है इसके लिए। देखिए वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट वह बोलता है, इसका मतलब ता है, बोलता है इसका मतलब किसी लड़के का बोल रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट दिस दैट के बारे में मैं आपको चर्चा कर दूंगा अगले वीडियो में, या कभी पहले टेंस समाप्त होने के बाद मैं जो भी मॉडल ऑक्सिलरी चीजें दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है मैं इस पर चर्चा करूंगा। दैट का मतलब होता है किसी वस्तु को इशारे के लिए, जैसे वह एक कुत्ता है तो इसका मतलब लग रहा है कि आप उसको दिखा रहे हैं, आपके समीप है। लेकिन अगर किसी प्रोनाउन का मतलब संज्ञा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंगित करना रहता है तो ही, और लड़की को इंगित करना रहता है सी, तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो ही आपने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आपको एक वचन अगर करता रहे तो डज, बहुवचन करता रहे तो डू। तो अभी मैं इससे पहले अभी तुरंत बताया हूं कि ही सी इट जहां रहे और एक नाम हो तो एक वचन होते हैं, तो ही क्या है? एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? डज, ही डज। नॉट तो भाई निगेटिव है तो सबके साथ नॉट रहेगा, ही डज नॉट। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो बोलना, बोलना क्या है? बोलने का मतलब होता है स्पीक, स्पीक माने बोलना, जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग तमाम जगह सुने होंगे। तो SPEA, स्पेलिंग लिखने वक्त कई लोगों को मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस चीज को जब आप बढ़िया से रेगुलर अगर कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभ्यास करने से स्पेलिंग अपने आप बन जाती है। तो देखिए ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता, इतना बन गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए वे साइकिल से बाजार नहीं जाते हैं, वे साइकिल से बाजार नहीं जाते हैं। देखिए निगेटिव में है, ते हैं, आया है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें भी लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा? दे मीन्स होता है वे। अब आप जानते हैं कि एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन प्रोनाउन में अगर देखा जाए तो ही सी इट ही केवल एक वचन होते हैं, कोई एक नाम कर्ता में हो, नाउन हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, फोन, अभी मैं बताया हूं आपको। तो यहाँ पे दे, आई, वी, यू, दे, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, और दे माने वे, ये सभी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो दे हमने लिख दिया, इसका मतलब ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे? डू।
और निगेटिव है तो नॉट, दे डू नॉट। उसके बाद इनमें इनका वर्ब क्या है, जाना। वर्ब आपको बताया है क्रिया, क्रिया माने होता है काम, माने काम जो भी हम करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय क्या है हमारी क्रिया है, यही है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं। तो जैसे ये जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी एनर्जी लॉस होगी, तो यहाँ पे क्या है, गो। आने जाने के बीच में कभी भी आना हो या जाना हो, कभी गो टू या कम टू, कम माने आना, गो माने जाना, तो टू का प्रयोग कंपलसरी होता है अनिवार्य रूप से। दे डू नॉट गो टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहां, तो मार्केट। अर्थात हमने सब्जेक्ट लिख दिया, डू डज में से कोई एक लिख दिया, नॉट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, और ऑब्जेक्ट माने कहां, तो बाजार। अब इसमें अदर वर्ड्स क्या है, साइकिल से। तो जब भी साधन की बात आए, साइकिल से, बस से, हवाई जहाज से, कोई भी हो, तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, बाई। उसके बाद साइकिल है तो बाइसिकल लिखिए, साइकिल सिंपल, सी वाई सी एल ई, साइकिल, या बाइसिकल जोड़ना था, बी आई सी वाई सी एल ई, बाइसिकल हो जाएगा, ये आपका बन गया। तो देखा आपने निगेटिव सेंटेंस कितना सिंपल है इसका। अब देखिए, अब अगला इसमें सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। चलिए इसको आप जानते हैं, जैसा कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं, हर चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो ऑनलाइन देख करके पढ़ने में ज्यादा समझ आता है सिवाय किताब के। इसलिए आप कम से कम मोबाइल ही यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ, उसका सदुपयोग जरूर करिए। दुरुपयोग करने के लिए तो हमेशा माइंड फ्री रहता है, लेकिन फिलहाल सदुपयोग करिए, आपकी जीवन बन जाएगी। अब देखिए अगला होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वही प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है हाँ या ना में जवाब देना। जैसे मान लीजिए, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो आप जवाब हाँ, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। तुम कहाँ गए जाते हो, तो यही बताना पड़ेगा, मैं यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। तो दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं। सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव देखिए, सिंपल इंट्रोगेटिव, साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं लास्ट में। क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो, ता है, ती है, ते हो, मतलब ताती ते के साथ है, हूं, हो का बोध जहां भी आ जाता है जिस वाक्य में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं। बदलते पॉजिटिव में है, निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में। आप देख सकते हैं, क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो, सिंपल इंट्रोगेटिव है। आप जवाब अगर कोई आपसे पूछा क्या तुम प्रतिदिन, क्या आप प्रतिदिन टहलते हो, तो इसका मतलब क्या, आप जवाब हाँ या नहीं, दो चीज हम दे सकते हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस चीजों को आप देखिए। क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं डू या डज में से कोई एक, मतलब एक वचन करता रहेगा तो डू, बहुवचन करता रहेगा तो डज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड्स अगर कुछ होते हैं तो, नहीं होते छोड़ देते हैं। और उसके बाद लास्ट है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में अगर लिख रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा अगर किसी एग्जाम में आप या कहीं एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं तो वाक्य को गलत मान लिया जाता है। तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए, क्या तुम प्रतिदिन टहलते हो, तो क्या, जब सिंपल अगर कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो उसमें
क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, जो सहायक क्रिया हमारी डू डज कर्ता से पहले बस कर देते हैं तो क्या की स्पेलिंग हो जाती है। जैसे सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी तुम या आप, दोनों चीजें एक ही होती है। यू माने तुम कह लीजिए या आप कह लीजिए, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि भारत एक समानता का अधिकार दिया गया है। यू माने तुम या आप दोनों होता है। तो सब्जेक्ट जब यू है तो यू को हम किस श्रेणी में रखते हैं, जैसे पहले मैं अभी बताया हूं कि आई, वी, यू, दे। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, दोनों में से हो सकता है। दे माने वे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल माने बहुवचन होते हैं। इसके अलावा ही, सी, इट, ही माने वह पुरुष लिंग के लिए, सी माने वह स्त्रीलिंग के लिए, इट मान लीजिए यह निर्जीव वस्तु के लिए, तो ये सब एक वचन होते हैं, तो ये बहुवचन होते हैं। तो यू क्या है, ये प्लूरल नंबर है, तो इसका मतलब प्लूरल नंबर के साथ क्या होगा, सबसे पहले डू लिखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रक्चर में क्या लेंगे, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, तो कर्ता तुम है तो क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद क्रिया क्या है, टहलना, क्योंकि काम तो टहलने का ही हो रहा है इसमें, तो टहलने के लिए की अंग्रेजी होती है वॉक, WALK। कई लोग वाल्क पढ़ेंगे, वाल्क नहीं पढ़ा जाता, इसको यल साइलेंट होता है इसमें। जैसे बातचीत करने के लिए टाक कहते हैं, TALK होता है, तो ऐसे वाक, WALK वाक पढ़ेंगे इसको, डू यू वाक। अब उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं कि रोड पर या ऐसे, केवल डायरेक्ट दे दिया। इसमें अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, डू यू वॉक, तो एवरीडे या डेली, DAILY क्वेश्चन मार्क, डू यू वॉक डेली। इसके अलावा आप एक वाक्य और देखिए, क्या रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए, क्या रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको डू डज का चुनाव करना है, तो सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें रमेश है, जैसे इसमें प्रोनाउन यू था तो इसमें रमेश है, तो रमेश एक नाम है तो एक वचन है, तो एक वचन है तो क्या करेंगे, डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश नाम उसका लिख दिया। नाम कभी भी बीच में रहे या शुरू में रहे, हमेशा क्या करेंगे, इसको कैपिटल लेटर में, क्योंकि वो नाउन है, उसका नाम मतलब पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बड़ा लेटर में लिखते हैं, डज रमेश। उसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने में भी तो मेहनत लगती है, जब हम पढ़ते हैं तो होता क्या है, जरूर हमको हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो इसमें पढ़ने का मतलब रीड। कई लोग स्टडी भी लिखते हैं, अध्ययन करना है, पढ़ना एक ही चीज होती है, लेकिन आप सिंपल लिखिए रीड, READ, डज रमेश रीड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, डज रमेश रीड इंग्लिश। उसके बाद इसमें अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, तो डेली या एवरीडे, या एवरीडे लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ये आपका बन गया, डज रमेश रीड इंग्लिश एवरीडे, क्या रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है। तो आपने देखा ये सिंपल इंट्रोगेटिव था। अब देखिए एक होता है WH, मतलब डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें कहने का मतलब आपको कारण भी बताना पड़ता है कि आखिर इसमें तो था क्या रमेश प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, तो आप जवाब देते हैं हाँ पढ़ता है, नहीं नहीं पढ़ता है। लेकिन अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं उसके बारे में जानिए आप। इसको मिटा देते हैं। देखिए टेंस वगैरह जो भी ये सभी चीजें हैं, अभी तो अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो कम से कम ये टेंस 3 से 4 दिन में समाप्त होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि कितने इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया, स्ट्रक्चर सेम रहेगा ये, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया हूं।
थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, जैसे मान लीजिए WH जिसको कहते हैं WH टैप इंट्रोगेटिव, WH टैप इंट्रोगेटिव, WH टैप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कि कारण सहित आपको क्या क्यों कैसे कौन कहां, ये सब WH टाइप क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये बीच में आ जाए तब, जैसे मान लीजिए है क्या, तुम वहां क्यों जाते हो, देखिए ये भी तो है प्रश्नवाचक वाक्य ही है, तुम वहां क्यों जाते हो, वाक्य देखिए, तुम वहां क्यों जाते हो, ताहती हते हैं तो आया। अब इसमें चेंजिंग क्या करना है, जब क्या क्यों कैसे कहां कौन आते हैं तो बस उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाक्य के शुरू में लिख देंगे, बाकी सभी चीजें स्ट्रक्चर के अनुसार ही रहेंगे। तो जैसे कहने का मतलब, इसीलिए हम स्ट्रक्चर को नहीं मिटाए हैं, इसमें जो भी अंग्रेजी रहे, अर्थात यहाँ पे आप लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मत की अंग्रेजी आप लिख देंगे सबसे पहले, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे इसमें बीच में क्या आया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे उसको हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं वाई, अब बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही। कर्ता के अनुसार देखिए, कर्ता क्या है, तुम, तो तुम प्लूरल नंबर होता है तो क्या लिखेंगे, डू। अब देखिए पहला अक्षर केवल कैपिटल लिखते हैं, बीच में जो होता है वो स्मॉल लेटर से करते हैं, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। उसके बाद मान लीजिए क्रिया क्या है यहाँ पे, जाना, तो गो। आने जाने के बीच में तो टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई स्थान निश्चित हो तब, जैसे बाजार, मेला, गांव, ये स्थान, लेकिन वहां और यहाँ ये चीजें निश्चित नहीं होती, कौन सा वहां कौन सा यहाँ, है कि नहीं। तो इसलिए इसके बीच में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वहां तो पता नहीं कौन सा वहां, तो देयर डायरेक्ट लिखिए, देयर माने होता है वहां। देयर भी दो होते हैं आप जानते होंगे, THEIR देयर कर, दे के साथ अपना के लिए रिलेटिव केस में प्रयोग होता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन ये THERE देयर माने वहां होता है। वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। अब मान लीजिए पैदल क्यों जाते हो, साइकिल से, तो बाई साइकिल लास्ट में जोड़ देते, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा एक वाक्य और देखिए, एक वाक्य अभी देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मान लीजिए नहीं शब्द आ जाए, नहीं शब्द, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, जैसे मान लीजिए वे कैसे कैसे यह कार्य नहीं, वह कैसे यह कार्य नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वह कैसे यह कार्य नहीं करते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और उसमें नहीं शब्द आ जाए तो यह ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो सीधे कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। साधारण वाक्य में जैसे मैं वहां नहीं जाता हूं तो डू डज के बाद नाट लगाते थे, लेकिन वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में हो, प्रश्नवाचक में हो, तो कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं। तो देखिए वे कैसे यह कार्य नहीं करते थे, इसमें जैसे इसमें क्यों था तो इसमें क्या कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, लिख दिया हाउ, हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वे क्या है, प्लूरल नंबर, अभी मैं बताया भी था, तो वे की अंग्रेजी होती है दे, तो वे जो प्लूरल नंबर है इसका मतलब प्लूरल नंबर के साथ क्या होगा, डू। अगर यही मान लीजिए वो है अगर होता तो यहाँ पे डज हो जाता, लेकिन वे आया गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिखेंगे दे, ठीक। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आते हैं तो कर्ता के बाद नाट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने नाट लगा दिया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य तो है लेकिन उसमें भी नहीं शब्द आया तो कर्ता के बाद नाट लगाया, ऐसा नहीं कि डू के बाद नाट लगाते हैं, वो केवल सिंपल निगेटिव में होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नहीं शब्द आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद अर्थात कर्ता के बाद नाट लगाते हैं, तो हाउ डू दे नाट। उसके बाद लिखेंगे सीधे, देखिए
हमने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दी यहाँ पे, उसके बाद डू डज में से एक लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद से मन निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखनी है। तो वर्ब क्या है, कैसे यह कार्य नहीं करते हैं, अर्थात करना कार्य है, तो करने की भी अंग्रेजी डू ही होती है। डू माने करना भी होता है, और डू यहाँ सहायक क्रिया भी है, लेकिन यहाँ पे आप क्रिया लिखेंगे, क्रिया के रूप में फिर से हो जाएगा डू ही। अब यहाँ डू मतलब सहायक क्रिया ये नहीं है, ये डू का मतलब क्रिया है, डू माने करना होता है। जैसे कहते हैं ना, डू होता है फर्स्ट फॉर्म डिड, और डन कहते हैं, डन कहते हैं लोग, डन, डन माने क्या, पूरा कर दिया, तो डू का ही थर्ड फॉर्म है डन। तो यहाँ चूंकि फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो हाउ डू दे नॉट डू, उसके बाद से क्या है, यह कार्य, ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार्य, तो दिस वर्क, यह कार्य माने दिस वर्क, वह कार्य माने दैट वर्क। देखिए, हाउ डू दे नॉट डू दिस वर्क, वे कैसे यह कार्य नहीं करते हैं, हो गया। अब मान लीजिए अगर ये होता रविवार को, सोमवार को, तो ऑन संडे, ऑन मंडे जोड़ देते हम, लेकिन नहीं है तो छोड़ दिए। तो आपने देखा विद्यार्थी मेरे मित्रों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं छोटा सा आपको उदाहरण दिखाया हूं। इसी प्रकार मैं आपको अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके जो भी 12 टेंस मैं शुरू में जिक्र किया हूं, ये 12 टेंस 12 वीडियो में आपको मिल जाएगी। और मेरी वीडियो इससे भी अब छोटी रहेगी, इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की प्रयास करूंगा। इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी अगर अपने आप को यह समझता हो कि मैं एकदम बिल्कुल कमजोर हूं, उन लोगों के लिए मैं ये रामबाण चीजें मैं दूंगा आपको, और उस चीज को आप एक बार, 2 बार, 3 बार आप देखिए, निश्चित रूप से ये मेरा दावा है आपसे, मेरा वादा है आपसे कि आप 100% इस चीजों को भली भांति सीख पाएंगे, और एक दिन आएगा कि जरूर आप मुझे धन्यवाद जरूर कहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।